वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो के अंदर हम खड़ी बोली आंदोलन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से हिंदी का विकास हुआ और हिंदी का प्रांतीय भाषा होने में संघर्ष हुआ। इसके साथ ही साथ अदालती भाषा होने के लिए उसको क्या क्या संघर्ष करने पड़े और साहित्य की भाषा के रूप में जो खड़ी बोली है उसका क्या स्वरूप रहा, क्या परिवर्तन रहा, इसको हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। ये जो वीडियो है ये आपकी तथ्यों से परिपूर्ण है। तो परीक्षा के लिहाज से जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो आपके विश्वविद्यालय एग्जाम्स होते हैं, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने फोर्ट विलियम कॉलेज पे बात कर ली है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य उन पर बातचीत हो चुकी है। तो शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ है कि 19वीं शताब्दी के पहले ही खड़ी बोली की रचनाएं जो हैं वो मिलनी शुरू हो जाती हैं और उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज ने इसमें जो है अपनी महती भूमिका निभाई। और किस तरीके से निभाई? 1803 ईस्वी में सबसे पहले प्रेम सागर जो कि लल्लू लाल के द्वारा रचित रचना है, लल्लू लाल, और नासिकेतोपाख्यान जो कि सदल मिश्र के द्वारा रचित रचना है। ये दोनों जो रचनाएं हैं ये खड़ी बोली की पहली रचनाएं हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई 1803 में। तो आपको ध्यान रखना है ये तथ्य। लेकिन एक बात जाननी आवश्यक है कि जिस समय ये दो रचनाकार यानी कि लल्लू लाल और सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर रचनाएं लिख रहे थे, उसी समय फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर ये दो लेखक मुंशी सदा सुखलाल नियाज और मुंशी इंशाअल्लाह खां, ये दो रचनाकार जो गद्य लेखन कर रहे थे, गद्य लेखक थे, ये फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर समानांतर तौर पे काम कर रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि आरंभिक हिंदी को रूप देने का जो श्रेय है वो इन चार लेखकों को जाता है, लल्लूलाल, सदल मिश्र, इसके साथ ही साथ आपके मुंशी सदा सुखलाल नियाज और इंशाअल्लाह खां। ये चार रचनाकार ऐसे हैं जिन्होंने आरंभिक हिंदी को रूप देने का प्रयास किया। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको पता होनी चाहिए कि खड़ी बोली गद्य परंपरा में इनसे पहले जो है चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ मिलता है जो कि गंग कवि के द्वारा रचित है। इसके साथ ही साथ आपका भाषा योग वासिष्ठ जो कि राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा रचित है। इसके साथ ही साथ जो एक ग्रंथ है पद्म पुराण वचनिका, दौलत राम के द्वारा रचित है ये ग्रंथ। और ये जो ग्रंथ है इनका नाम जो है खड़ी बोली गद्य परंपरा में जो है इन रचनाकारों से पहले आता है, सदा सुखलाल नियाज और इंशाअल्लाह खां से पहले ही आता है, लेकिन इनकी प्रामाणिकता के विषय में संदेह है। तो आप इन चार रचनाकारों को माने कि आरंभिक हिंदी के विकास में इनका श्रेय रहा, और गद्य लेखन में माने तो खास तौर से सदा सुखलाल नियाज और इंशाअल्लाह खां का जो है योगदान रहा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि सदा सुखलाल नियाज की रचना सुख सागर के आधार पर शुक्ल जी ने उनकी भाषा की प्रशंसा की। शुक्ल जी यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में 1929 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रारंभिक तौर पर प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास हुआ। तो शुक्ल जी ने यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने जो है सदा सुखलाल नियाज की रचना सुख सागर के आधार पर शुक्ल जी ने उनकी भाषा की जो है प्रशंसा की है, सुख सागर के आधार पर, जो कि इनका ग्रंथ है। तो ये तथ्य आपको ध्यान रखना है। अगली महत्वपूर्ण बात कि इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, जिसको उदयभान चरित भी कहा जाता है, के आधार पर शुक्ल जी ने इनकी भाषा को चारों लेखकों में सबसे चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार कहा है। तो ये तथ्य आपको ध्यान रखना है। मुंशी इंशाअल्लाह खां की जो रानी केतकी की कहानी है, इसको उदयभान चरित भी कहते हैं, इसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को चारों लेखकों में सबसे अधिक चमकीली, मटकीली और मुहावरेदार कहा है। जैसा कि चर्चा हो चुकी है कि आरंभिक हिंदी को रूप देने का जो श्रेय है वो उपयुक्त चार विद्वानों को है, लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी इंशाअल्लाह खां और सदा सुखलाल नियाज। तो इन चार लेखकों का आपको नाम ध्यान रखना है। आरंभिक हिंदी को रूप देने में इनका संघर्ष रहा, इनका योगदान रहा। अब हम जानेंगे कि अदालती भाषा को लेकर खड़ी बोली किस तरीके से संघर्ष करती है। 1836 ईस्वी में एक आदेश के बाद अदालतों में देसी भाषा का जो प्रयोग था वो शुरू हुआ। 1836 में एक आदेश के बाद जो है अदालतों में देशी भाषा का प्रयोग शुरू होता है। लेकिन आपको ये पता है कि संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम जो है पहले संयुक्त प्रांत था, जो 1950 में बदल के उत्तर प्रदेश हुआ। संयुक्त प्रांत में भी फारसी के साथ नागरी लिपि का जो प्रचलन था वो शुरू हुआ।
लेकिन सांप्रदायिक दुराग्रहों के कारण 1837 ईस्वी में उर्दू पूरे प्रांतीय अदालती भाषा बन गई। यानी कि सांप्रदायिक मतलब एक जो सांप्रदायिक दुराग्रह थे, यानी कि एक तरीके से अनुचित आग्रह थे, उनके कारण 1837 ईस्वी में उर्दू जो थी वो पूरे प्रांत की अदालती भाषा बन गई। इसके आगे क्या हुआ, हिंदी उर्दू को लेके जो है अंग्रेजों के भी दो दल हो गए और सर सैयद अहमद खां ने इस पूरे विवाद को एक तरीके से सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया था। उनका समर्थन जो किया वो गारसादा तासी ने किया। गारसादा तासी इनका हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक लेखन में भी एक योगदान रहा है। इस्तेवार दाला लिटरेतुर एंदो, ये हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखित है वो ग्रंथ। तो गारसादा तासी ने खुलकर जो है उर्दू का पक्ष लिया और हिंदी का विरोध किया। ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे कठिन समय में राजा श्री प्रसाद सिंह निकल के आते हैं और हिंदी व नागरी के पक्ष में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1868 ईस्वी में फारसी लिपि के विरोध में सरकार को एक मेमोरेंडम उन्होंने भेजा। मेमोरेंडम यानी कि ज्ञापन सौंपा उन्होंने। 1868 ईस्वी में राजा श्री प्रसाद सिंह ने फारसी लिपि के विरोध में सरकार को एक ज्ञापन सौंपा। राजा श्री प्रसाद सिंह ने शिष्ट हिंदी में कई ग्रंथों की रचना की। हालांकि ये बात इनके विषय में ध्यान रखने की जरूरत है, बाद में वे अरबी फारसी से लदी उर्दू की ओर झुक गए। राजा श्री प्रसाद सिंह जो कि प्रारंभिक तौर पे हिंदी के बहुत पक्षधर थे, लेकिन बाद में वे अरबी और फारसी से लदी उर्दू की ओर उनका झुकाव हो जाता है। और इसी के कारण यानी कि शिव प्रसाद जी के बदले दृष्टिकोण और उनके उर्दू प्रधान अखबार बनारस अखबार के विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह जो है वो सामने आते हैं। इनका एक अखबार बनारस अखबार जो कि उर्दू प्रधान अखबार था और इसके विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह आते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया, इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का 1862 ईस्वी में विशुद्ध हिंदी में अनुवाद किया। तो ये इनका हिंदी के विकास में उत्थान में कार्य रहा। 1862 में अभिज्ञान शाकुंतलम का विशुद्ध अनुवाद हिंदी में किया इन्होंने। तो ये राजा श्री प्रसाद सिंह के विरोध में जो है एक तरीके से राजा लक्ष्मण सिंह दिखाई देते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि पंजाब में नवीन चंद्र राय हिंदी में ब्रह्म समाज का प्रचार कर रहे थे। तो हिंदी जो है, खड़ी बोली जो है उस समय की, वो विभिन्न आंदोलनों में एक तरीके से सहयोग का काम कर रही थी और बाद में आप देखेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन में भी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और स्वतंत्रता पश्चात के बाद वो भारत की राजभाषा बनती है। तो पंजाब में जो है नवीन चंद्र राय जो है हिंदी में ब्रह्म समाज का प्रचार कर रहे थे। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो दयानंद सरस्वती भी आर्य समाज के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। दयानंद सरस्वती का हिंदी के विकास में, हिंदी के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही और हिंदी के प्रति उन्होंने लोगों को जागरूक किया। महत्वपूर्ण बात कि 1881 ईस्वी में बिहार में जो है हिंदी प्रचार की आज्ञा मिली। तो ये जो तथ्य हैं छोटे छोटे आपको ध्यान रखने की किस तरीके से हिंदी प्रचार हुआ। एक तथ्य कि बिलारी के जिलाधीश जॉर्ज कैम्पबेल ने गवर्नर थॉमस मुनरो को पत्र लिखकर उर्दू को हटाने की इन्होंने मांग की थी। तो ये तथ्य आपको ध्यान रखना है। इन सब के बाद क्या हुआ कि फारसी लिपि को हटा दिया गया। तो इस तरीके से फारसी लिपि सत्ता में आई, प्रांत में उसको एक संयुक्त प्रांत में उसको स्थान मिला और उसके बाद किस तरीके से उर्दू भाषा को हटाने का प्रयास किया गया और हिंदी का प्रचार प्रसार किया गया, ये आपने देखा। उसके बाद 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की जो है स्थापना हुई। नागरी प्रचारणी सभा से आप परिचित हैं, जो कि काशी में है और हिंदी के उत्थान में, हिंदी के विकास में इस नागरी प्रचारणी सभा की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो 1893 में आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना हुई और मालवीय ने यानी कि मदन मोहन मालवीय ने नागरी लिपि के पक्ष में अंग्रेजी में पुस्तक लिखी। मदन मोहन मालवीय जी का जो है अदालती भाषा बनाने को लेके एक महत्वपूर्ण योगदान रहा हिंदी को और नागरी लिपि के पक्ष में इन्होंने कई पुस्तकें लिखी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मालवीय जी ने जो है नागरी लिपि के पक्ष में अंग्रेजी में पुस्तक लिखी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम जानेंगे कि साहित्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली का किस तरीके से स्वरूप बदला और खड़ी बोली का एक संघर्ष हुआ। तो परिवर्तन का दौर किस तरीके से चला। 1900 ईस्वी में नागरी लिपि को अदालतों में प्रवेश मिला। ये तथ्य आपको ध्यान रखना है कि 1900 ईस्वी में नागरी लिपि को अदालतों में प्रवेश मिल गया। इसी बीच क्या होता है, इस बीच भारतीय युग में खड़ी बोली गद्य की विपुल मात्रा में जो है सर्जना होती है, यानी कि काफी बड़ी मात्रा में, विपुल मात्रा में उसकी सर्जना होती है, लिखा जाता है खड़ी बोली में गद्य। सन 1884 ईस्वी में भारतेंदु ने संसार में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उनका निर्णय करने के लिए कालचक्र तैयार किया। यह ऐतिहासिक घटनाओं के कार्यक्रम की जो है सूची है। भारतेंदु ने
इसमें नोट किया कि हिंदी एक जो महत्वपूर्ण तथ्य इनके विषय में पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में कि हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 में। ये आपको तथ्य याद रखना है कि हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 में। तो ये जो कोट है आपको ध्यान रखना है। ध्यान देने की बात यह है कि 1873 ईस्वी में ही हरिश्चंद्र मैगजीन का जो है प्रकाशन आरंभ हुआ था। तो ये दो तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। 1873 ईस्वी में ही हरिश्चंद्र मैगजीन का जो है प्रकाशन शुरू होता है। तो भारतेंदु का और खासतौर से भारतेंदु जी का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा हिंदी के विकास में, हिंदी गद्य के विकास में। इसके बाद आप देखेंगे तो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका आरंभ हुई और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को मानक रूप दिया। 1900 में स्टार्ट होती है आपको पता है, लेकिन उसके बाद जो व्यवस्थित तौर पे जो प्रसिद्धि मिली वो 1903 में जो है कार्यभार संभालते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादन का, और इनका ये लंबा कार्यकाल तकरीबन 1920 तक चलता है। यानी 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक के तौर पर रहे और इन्होंने खड़ी बोली को एक मानक रूप दिया और पद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली की इन्होंने प्रतिष्ठा करने का प्रयास किया। ये इनके विषय में आपको ध्यान रखना है। एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ उसके बाद कि 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद खड़ी बोली जो है बनी, जैसा कि मैंने चर्चा की थी कि जो खड़ी बोली थी इन सब के बाद स्वतंत्रता संग्राम की भाषा भी बनी और स्वतंत्रता पश्चात के बाद भारत की राजभाषा भी बनी। तो किस तरीके से हिंदी का विकास हुआ और हिंदी ने अपनी समाज के अंदर, साहित्य के अंदर, अदालतों के अंदर अपनी जगह बनाई, इस पर हमने बातचीत करी। और किस तरीके से छोटे छोटे जो आंदोलन थे उनमें हिंदी का इस्तेमाल हुआ और हिंदी के सहयोग से वो आंदोलन परिपूर्ण हुए। आप देखेंगे तो जो आज़ादी का पूरा संग्राम हुआ उसमें हिंदी पट्टी और हिंदी भाषा का बड़ा योगदान था। और हिंदी ने, जैसा कि मैं चर्चा कर चुका हूँ, जो मैंने राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा की बात करी थी, तो हिंदी जो है वो किस तरीके से जो है उसने लोगों को जोड़ने का काम किया, क्योंकि हिंदी एक बड़े क्षेत्र की भाषा है और किसी भी बड़ी क्षेत्र की भाषा जब किसी आंदोलन की भाषा बनती है तो आंदोलन क्या होता है, अधिक लोगों तक पहुंचता है। और किसी भी आंदोलन का यही उद्देश्य होता है कि जो आंदोलन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सके। तो खड़ी बोली आंदोलन को हमने समझने का प्रयास किया और हिंदी के किस तरीके से हिंदी ने संपर्क भाषा का काम किया, इस पर हमने बातचीत करी। तो आज़ादी के संग्राम की बात हो, उसमें भी महती भूमिका रही हिंदी की। उसके बाद आपको पता है भारत की राजभाषा के तौर पे हिंदी जानी जाती है। हालांकि भारत की राष्ट्रभाषा बनने को लेके हिंदी को बहुत डिबेट्स होते हैं, विवाद होते हैं। तो खड़ी बोली आंदोलन पे हमने बातचीत करी। इससे पहले हमने फोर्ट विलियम कॉलेज पे बातचीत कर ली थी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप जरूर पूछें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।